टैक्स कंफ्यूजन दूर करने की सरकार की बड़ी पहल। पुराने टैक्स मामले सुलझाने के लिए सरकार ने एपी शाह के नेतृत्व में किया कमेटी का गठन। आवाज की खबर पर लगी मोहर। लोकसभा का सत्र 3 दिन और बढ़ा। भूमि अधिग्रहण पर कल लोकसभा में होगी चर्चा। रुपए ने फिर शुरू किया रुलाना। डॉलर के मुकाबले 20 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। 64 के पार गया भाव। रुपए की गिरावट से शेयर बाजार में भी मातम। कारोबार के दौरान निफ्टी खिसका 8,000 के नीचे, लेकिन अंतिम घंटे में आई रिकवरी से राहत। जानकारों ने कहा बाजार के बुरे दिन अभी नहीं हुए खत्म, गिरावट अभी भी बाकी। बाजार के आउटलुक पर बात करेंगे बाजार के दिग्गजों से बुलेटिन में आगे। रेलवे की जब रेलवे चलेगी उसमें फाइनेंशियल वायबिलिटी भी होनी चाहिए। नहीं तो रेलवे क्या हर जगह अपनी ताकतवर नहीं रहेंगे तो कैसे बनेगी। तो इसके लिए रेल का कारोबार बढ़ेगा, रेल काफी ले आएगी। रेलवे को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है सरकार की प्राथमिकता। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में रेल मंत्री ने कहा रेलवे की मॉडर्नाइजेशन के लिए नहीं होने देंगे पैसे की कमी। चौथी तिमाही में फ्लॉप हुआ हीरो। मुनाफा और मार्जिन दोनों निकले अनुमान से खराब, लेकिन 30 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान। और चीन यात्रा से पहले टाइम मैगजीन को मोदी का इंटरव्यू। अमेरिका को बताया स्वाभाविक मित्र। पुराने दिनों को याद कर भराया गला। और सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर मोदी सरकार के 8 दिग्गज मंत्री कल शामिल होंगे आवास के खास आयोजन में और देंगे आम लोगों से लेकर इंडस्ट्री, मार्केट और एंटरप्रेन्योर्स के सवालों के जवाब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। लोकसभा में राहुल गांधी का आरोप, पीएम के इशारे पर हटाया गया अमेठी से फूड पार्क। स्मृति ईरानी का पलटवार, शिलान्यास के अलावा नहीं किया। और कुछ साल 2013 में जनता को भ्रमित करते हुए एक शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया गया। क्या इस वक्त उस सांसद को इस बात का एहसास नहीं था कि इस प्रोजेक्ट को गति नहीं मिल रही है, बल्कि ये प्रोजेक्ट अपने आप में इम्प्लीमेंट होने की स्थिति में ही नहीं है। सोशल साइट ट्विटर पर राहुल की एंट्री। 24 घंटे के अंदर बने 34,000 फॉलोअर। दालों की महंगाई पर सीएनबीसी आवास की खबर का बड़ा असर। ओडिशा सरकार ने जमाखोरों के खिलाफ छेड़ी मुहिम। जिला कलेक्टर्स को निगरानी के निर्देश। दिल्ली सरकार भी गोदामों की जानकारी लेने में जुटी। 119 साल का हुआ ब्रांड गोदरेज। अब कंपनी का ई-कॉमर्स पर है जोर। गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज से एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए आगे। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई डिजिटल बैंकिंग पर बढ़ाएगा फोकस। 1 महीने में ई वॉलेट होगा लॉन्च। वॉलेट से शॉपिंग, बिल पेमेंट, टैक्सी का किराया जैसी सुविधाओं का लुत्फ उठा सकेंगे लोग। गूगल अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन को 28 मई तक कर सकता है लॉन्च। एंड्रॉइड एम नाम के इस ओएस में ढेरों एंटरप्राइज फीचर हो सकते हैं शामिल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टैक्स पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में सरकार ने एपी शाह कमेटी का गठन किया है। वित्त मंत्री ने साफ किया है कि वो पुराने मामलों पर टैक्स नहीं लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस खबर पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, सरकार का ये कदम अब आपको कितना अहम लग रहा है और क्या सरकार टैक्स का कंफ्यूजन दूर करने में कामयाब रहेगी? जी बिल्कुल, ये काफी अहम कदम है क्योंकि पिछले दिनों लगातार सरकार की कोशिशों के बावजूद कई बार सरकार 2 कदम आगे चलती थी तो 3 कदम पीछे हो जाती थी। लिहाजा निवेशकों के मन में बहुत भारी दुविधा थी। मैट को लेकर काफी ज्यादा दुविधा थी। अब उन तमाम दुविधाओं का असर हमने पिछले कुछ दिनों से लगातार शेयर बाजार पर देखा है। अब सरकार को भी समझ में आ रहा है कि हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और यही वजह है कि वित्त मंत्री ने अब ऐलान कर दिया है कि हमने एपी शाह की अगुवाई में कमेटी बनाई है और ये जो कमेटी होगी वो खास तौर से डायरेक्ट टैक्स से जुड़े हुए मामलों को देखेगी। वो
किसी खास स्पेसिफिक किसी कंपनी या निवेशक के मामले को तो नहीं देखेगी, लेकिन जिन वजहों से, जिन कानूनों की वजह से ये परेशानी पैदा हो रही निवेशकों के मन में, उन कानूनों में क्या कोई बदलाव किया जाना चाहिए, इस बारे में सिफारिश करेगी। हालांकि इस कमेटी के टर्म्स और रेफरेंस अभी तक ऐलान नहीं किए गए हैं। वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा और बहुत जल्द ये कमेटी को अपनी सिफारिशें देने को कहा जाएगा। ये मैट से जुड़े हुए एफआईआईज के कई सारे सवाल, कई सारे सुझाव पिछले कई महीनों से, कई हफ्तों से वित्त मंत्रालय के पास आ रहे हैं। उन सभी सुझावों को भी इस एपी शाह कमेटी के पास भेजा जाएगा। इसके दो मायने हैं। सबसे पहला मतलब तो ये निकाला जा सकता है कि वित्त मंत्री ने साफ तौर से उन निवेशकों को एक ठोस संदेश देने की कोशिश की है कि आप जिन कानूनों से घबरा रहे हैं उनसे घबराइए नहीं। आने वाले दिनों में इन सभी कानूनों की हम समीक्षा कर सकते हैं ताकि निवेशक के मन में किसी भी तरह का कोई डर ना हो। दूसरी बात कि इसका एक मतलब ये भी है कि जो पहले लक्ष्मण, आपको यहाँ पर रोकना होगा क्योंकि हमारे साथ जय सागर के पार्टनर सुनील जैन भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है आवाज एट 9 में। सुनील जी, ये बताएं कि यहाँ पे टैक्स कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मामला अब ऑलरेडी कोर्ट्स में जा चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट कुछ पेटिशंस को सुन रहा है, कुछ मामलों में उसने ऑलरेडी रिलीफ दिया है और कुछ मामले उसके सामने आने वाले हैं। और अगस्त में हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कुछ सुनवाई करेगा। डेफिनेटली सरकार को चाहिए कि इस मामले को एक जुडिशियल पर्सपेक्टिव से देखे और उसके लिए ये जो जस्टिस एपी शाह के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई जा रही है, डेफिनेटली ये इस मामले से जुड़े सभी लीगल इश्यूज को ज्यादा अच्छी तरह एग्जामिन कर सकेगी और सरकार के सामने एक अच्छा पॉलिसी एंगल भी रख सकेगी जिससे कि सरकार को इस मामले को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में मदद मिले। हमें चाहिए कि हम इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाएं अगर हमें अपनी मार्केट्स में सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी चाहिए। जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की तरफ देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि उस पहिए में ये मैट रिलेटेड कंट्रोवर्सी एक बॉटलनेक की तरह सामने आई है और हमें इसे जल्दी से जल्दी। तो जैन साहब, ये जो कमेटी बनी है उसमें आपको क्या लगता है कि सिर्फ लीगल जो जैसा आपने बताया कि मामले चल रहे हैं वहां तक अपनी सिफारिशों को लगेगी या उससे आगे लेकर जाएगी सरकार को एक कदम, क्योंकि आगे चल के जिस तरह की छवि जैसा आपने कहा खराब बन रही है वो ना बने और किस तरीके से एक आसान टैक्स फ्रेमवर्क तैयार किया जाए उस पर भी सलाह देगी? हेलो जैन साहब, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कमेटी का जो ये रेमिस है, कमेटी का जो स्कोप है, जिन चीजों की तरफ वो देखेगी उसको ब्रॉड तरीके से ही हमें देखना होगा। और अगर हम ये देखेंगे कि एपी शाह कमेटी सिर्फ कुछ 2-3 मामले जो कोर्ट के सामने लंबित हैं उनको ना देखकर ब्रॉडर पॉलिसी पर्सपेक्टिव में इसको देखे और सरकार के सामने कुछ अच्छे पॉलिसी पैरामीटर्स और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल टैक्सेशन में, ट्रांसफर प्राइसिंग में और इस एफआईआई कंट्रोवर्सी में रखे जिससे कि इस कंट्रोवर्सी को जल्द से जल्द और पीसफुल तरीके से सॉल्व करने में मदद मिले, जिससे कि हम टैक्स पेयर्स को एक ज्यादा स्टेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थे जय सागर एसोसिएट के हमारे साथ। और आगे सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर मोहर लग गई है। इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़े बिल को पास करवाने के लिए सरकार ने लोकसभा का सत्र 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया। अब लोकसभा का सत्र 13 मई तक चलेगा। इस खबर पर और जानकारी के लिए लक्ष्मण हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, सरकार ने सत्र तो बढ़ा दिया, लेकिन क्या जीएसटी संशोधन बिल, ब्लैक मनी, लैंड बिल जैसे जो तमाम महत्वपूर्ण बिल हैं, इनको पास कराने में सरकार को सफलता मिल सकती है या मिल पाएगी? देखिए, मिल पाएगी या मिल सकती है ये तो खैर काफी विश्लेषण और देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार का मकसद कम से कम यही है कि जो महत्वपूर्ण बिल है इनको पारित करा लिया जाए। और यही वजह है कि लोकसभा का सत्र जो कल खत्म हो रहा था उसे सरकार ने बढ़ा करके 13 मई तक करने का फैसला लिया है। और हमने देखा है कल के तारीख में ही सरकार ने जमीन अधिग्रहण बिल को लोकसभा में लाने का फैसला लिया है। हालांकि जमीन अधिग्रहण बिल को सरकार पास करा पाएगी, मुझे इसमें थोड़ा सा शक है और हो सकता है कि सरकार कल इस पर चर्चा कराए लोकसभा में और फिर इसे ज्वाइंट पैनल के पास भेज दे। ज्वाइंट पैनल का मतलब ये होगा कि एक संयुक्त समिति होगी जिसमें लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे और वो अपनी सिफारिशें देंगे। तो अगले सत्र में जाकर जमीन अधिग्रहण बिल को सरकार पास करने की कोशिश करेगी ताकि विपक्ष की बातों को भी इसमें शामिल किया जा सके। रही बात दूसरा जो मकसद है लोकसभा सत्र बढ़ाने का, जो कई सारे दूसरे महत्वपूर्ण 8 से 10 बिल पड़े हुए हैं जिनको पास करना चाहती है। मिसाल के तौर पर ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ जो बिल है वो अभी तक लोकसभा में नहीं आया, उसको सरकार पास करना चाहती है। पर्यावरण मंत्रालय जुड़े हुए कई बिल हैं जिसको सरकार पास करना चाहती है। तो ऐसे बिलों की लंबी फहरिस्त है
जिसे सरकार लोकसभा में पारित करना चाहती है। इस तरह जीएसटी को लेकर के यहाँ पे सरकार की कोशिश है कि सोमवार को राज्यसभा में जीएसटी बिल लाए, जीएसटी जुड़ा संविधान संशोधन बिल लाया जाए, उसे सोमवार या मंगलवार तक सरकार पारित करने की कोशिश करेगी। तो पूरी मंशा है कि 13 मई तक जब लोकसभा राज्यसभा का सत्र खत्म हो तब तक सारे बिल जो पेंडिंग पड़े हो उनको सरकार पारित कर ले, ताकि एक सफल सत्र कहा जाए बजट सत्र। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स से लक्ष्मण। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाजार और रुपए की आज हुई खूब धुलाई। और मशहूर मैगजीन टाइम्स से बात करते हुए प्रधानमंत्री की आंखों में क्यों झलक आए आंसू, ये भी देखिए इस ब्रेक के बाद। अच्छे दिनों की आस को बड़ा झटका लग रहा है। शेयर बाजार पटरी से उतर गया है, इधर रुपए ने भी रुलाना शुरू कर दिया है। दोनों ही बेसहारा नजर आ रहे हैं। बाजार में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। उसे गिरावट के लिए रोज एक नया विलन मिल रहा है। कभी रुपया तो कभी क्रूड, कभी रिफॉर्म तो कभी टैक्स का कंफ्यूजन। बाजार की हालत तो इतनी पस्त है कि महज कुछ दिनों में ही निफ्टी 9000 से 8000 पर आ गया। बाजार में एफआईआईज की लगातार बिक्री ने रुपए की हालत को और पतला कर दिया है। बहुत दिनों बाद रुपए ने 64 का भाव देखा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बाजार और रुपए के अच्छे दिन कब आएंगे और बाजार कब तक यूं ही बेसहारा रहेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि बाजार में इतनी घबराहट दिखाई दे रही है? किस बात को लेकर इतना डर है? रुपए और बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी, बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांडे और हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। सबसे पहले प्रदीप आपके पास आना चाहेंगे। यहाँ पर रुपए की बात करते हैं। रुपए में भी हमने आज बड़ी गिरावट देखी है और ऑलमोस्ट ये 20 महीने के निचले स्तर पर जाके फिसल गया है। 24 के आसपास रुपए की आज क्लोजिंग हुई है। ये बताएं कि जो गिरावट हमने देखी उसके पीछे क्या वजह है और आगे रुपए की चालक कैसी लगती है? कच्चे तेल में जो उछाल आया है आप उसको इमीडिएट तौर पे एक ट्रिगर मान सकते हैं, क्योंकि कच्चे तेल के उछाल के बाद उन सारे ही देशों की करेंसी पर तुरंत नजर पड़ती है जो क्रॉनिक करंट अकाउंट डेफिसिट वाले देश हैं, और जाहिर है कि उनमें रुपए पे तुरंत नजर आएगी। और लेकिन वहीं अगर आप देखें तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट तो काफी हद तक काबू में आ गया है। तो पिछले दिनों में जो ड्राइवर था रुपए के पीछे वो दरअसल एफटीआई और एफआईआई का फ्लो था। और एफआईआई का फ्लो हमने न केवल डेट बल्कि इक्विटी मार्केट में भी जिस रफ्तार से आते हुए देखा, उसकी वजह से क्या हुआ कि जब डॉलर लगातार मजबूत हो रहा था दूसरी तमाम करेंसीज के मुकाबले, या यूं कहें कि जब दूसरी सारी करेंसीज खासतौर पे हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग देशों की, एशियन लैटिन अमेरिकन देशों की करेंसीज कमजोर हो रही थी डॉलर के मुकाबले में पिछले 6-7 महीनों के दौरान या 9 महीनों के दौरान, उस वक्त रुपया काफी स्टेबल रहा। तो डॉलर इंडेक्स जो 84-85 से बढ़कर 100 हो गया और अब 94 पे आ गया है, वो इतना बढ़ा और घटा लेकिन हम स्टेबल रहे। पर अब चूंकि बाजार को ट्रिगर मिला है, अब चूंकि एफआईआईज बेच रहे हैं, तो वो सारा एक पेंट अप हम कह सकते हैं कि डॉलर डिमांड शायद थी जो निकलकर बाहर आ रही है। तो अब अभी क्या असेसमेंट होगा, एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल कितना है या इन्फ्लेशन का डिफरेंशियल कितना है और उसके मुकाबले में रुपए में क्या मूवमेंट दिखाई दी है। तो रियल बेसिस पे आज जो मेरी बात हुई है फॉरेक्स डीलर से, एनालिस्ट से, उनका यह कहना है कि हम करीबन 9% के आसपास ओवर वैल्यूड है और ऐसी स्थिति में थोड़ा और करेक्शन दिख सकता है। तो फॉरेक्स मार्केट इस समय 64-65 का टारगेट दिमाग में लेकर चल रहा है, लेकिन मीडियम टर्म में यानी आज से 3 महीने 6 महीने बाद एक धीरे धीरे करके 1% हर क्वार्टर की रफ्तार से तकरीबन एक डिप्रिसिएशन का प्रोसेस तो चलता रहेगा इमीडिएट, लेकिन ये जो पैनिक है ये शायद यहां से 50 पैसे 1 रुपए की और गिरावट के बाद रुक जाए, ये उम्मीद है। तो रुपए में आज की भारी गिरावट के बाद अब आगे की चाल क्या रहेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया फॉरेक्स के सीईओ अभिषेक गोयनका। अभिषेक जी, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने भी प्रदीप को सुना होगा, तो एक विश्लेषण उन्होंने किया कि फॉरेक्स मार्केट इस समय किस तरीके के दौर से गुजर रहा है, कहा 9 गुना ओवर वैल्यूड है। यहां पर आपको क्या लगता है आगे चलते हुए रुपया एक स्तर तक तो कमजोर होगा लेकिन फिर एक बाउंस बैक देखेंगे या ये कमजोरी अभी बढ़ती ही रहेगी?
देखिए हमारी एनालिसिस के हिसाब से रुपया करीब करीब 5 से 6% हर साल करीब करीब वीक होना चाहिए। जो रियल की बात कर रहे थे उसके हिसाब से भी और साथ साथ उनके डिफरेंशियल्स है उसके हिसाब से अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो रुपया करीब करीब 5.8% ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस पे डेप्रिशिएट किया है लास्ट 8-10 सालों में। तो वो एक ओवरऑल एनालिसिस है। तो अगर 62 से 65 जाता है तो कोई खास बात नहीं है, मतलब ये काफी नॉर्मल मूवमेंट है। जैसे कि आप लोग ने अभी मेंशन किया कि भाई पहले जो रुपया स्ट्रांग था जो कि बाकी करेंसीज भी वीक थी और इमर्जिंग मार्केट भी वीक थी और रुपया एकदम टॉप परफॉर्मर करेंसी था। और आज कुछ समय में देखें, कुछ दिनों की अगर एनालिसिस करें तो हमारी 24 इमर्जिंग मार्केट और नेशन मार्केट करेंसीज में रुपया वर्स्ट परफॉर्मर है। और जैसे कि आपने ट्रिगर्स की बात की, डेफिनेटली आज क्रूड बढ़ने लगा, इक्विटी एंड बॉन्ड में लास्ट 1.5 सालों में इस महीने में सबसे ज्यादा सेल ऑफ आई है और साथ साथ में यूरो वगैरह भी बढ़ने लगे तो थोड़ा सा पैसा वहां पर जाने लगा और इंडिया से पैसा निकलने लगा। बट अगर आप लास्ट कुछ समय की न्यूज देखें तो अभी यूरो वगैरह में वापस से फॉल आई है और जर्मन बॉन्ड्स वगैरह में भी सेल ऑफ आया है। तो इसका मतलब ये है कि भाई कल की मार्केट में संभावना है कि रुपया में थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो आज इतनी वीक हुई है आ सकती है। तो करीब करीब 64 के लेवल पे रुपया वापस कल आ सकता है। बट ओवरऑल जो हमारी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है वो है कि 64-50 से लेके 55 के आसपास रुपया जा सकता है आने वाले समय पे। डेफिनेटली बीच में करेक्शंस आएंगी, उस करेक्शंस को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के कवर कर लेने चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे 64.50 या 64.55 तक रुपया जो है कमजोर हो सकता है। लिहाजा अगर रणनीति के लिहाज से देखा जाए तो आप बाइंग साइड में रहें तो मुनाफा कमा पाएंगे, लेकिन यहाँ पे रुपए में कमजोरी हम आगे और देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। लेकिन बाजार की चाल की बात करते हैं, जहां पर हमने बाजार की जो हालत है आज पस्त होते हुए देखी है। बाजार 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है और आज के कारोबार में एक वक्त तो ऐसा आया कि निफ्टी 8000 के अहम लेवल के भी नीचे फिसल गया। हालांकि अंतिम घंटे में आई रिकवरी से थोड़ी राहत मिली और जैसे तैसे निफ्टी 8050 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आखिर बाजार को किस बात की टेंशन है, जुड़ते हैं अनिल जी से। अनिल जी, यहाँ बताएं कि बाजार में जो हमने इतनी गिरावट देखी, इतना बुरा हाल देखा, उसके पीछे क्या वजह थी? अचानक जो सहारा मिला है उसके पीछे भी क्या वजह आपको लग रही है? एफआईज की तेज बिकवाली के दबाव में भारतीय बाजारों में आज भी गिरावट का रुझान रहा और बाजार बेहद कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। कल के सेशन में एफआईज ने कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स में दमदार बिकवाली की। डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी और स्टॉक फ्यूचर्स की एफआईज की खरीदारी का कोई असर बाजार पर पड़ता हुआ नहीं दिखा और बाजार लगातार कमजोर होते हुए दिखे। लेकिन इसके साथ ही रुपए में जो आज कमजोरी आती हुई दिखी वो डराने वाली थी। लंबे समय के बाद रुपया 64 के लेवल के नीचे जाकर लुढ़का और उसका भी असर पड़ता हुआ दिखा। इसने भी एफआईज का मूड खराब किया। बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ नजर आया और उसके पीछे ग्लोबल मार्केट्स एक और कारण था जहां से भारतीय बाजारों पर दबाव बनता हुआ नजर आया। दुनिया भर के बाजारों में थोड़ा करेक्शन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आप देखिए, सेंसेक्स में आज लगभग आधा % की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी भी हालांकि 40 अंक की कमजोर होकर बंद हुआ, लेकिन एक बार की 8000 के लेवल को भी निफ्टी ने तोड़ा। आखिरी आधे घंटे में निफ्टी में एक स्मार्ट रिकवरी लोअर लेवल से जरूर आती हुई दिखी जिसने नुकसान को कम किया, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर यहां पर दिक्कतें ज्यादा है। कल की तेज गिरावट के बाद अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट बढ़ती दिख रही है। 2% मिड कैप इंडेक्स टूटा और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेज गिरावट हावी होती रही। लेकिन इसके साथ ही आप देखिए, बैंक निफ्टी यहां से सबसे ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। लगभग 2.5% का नुकसान बैंक निफ्टी में होता हुआ दिखा, जो डराने वाला था और इसी वजह से गिरने वाले शेयरों की तादाद 1100 के पार पहुंचती हुई दिखी और साथ ही वॉल्यूम्स भी भारी भरकम। लेकिन प्राइवेट बैंक्स यहां से निफ्टी पर सबसे ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखा। निफ्टी के 6 प्राइवेट बैंक्स, उसमें देखिए कोटक, एक्सिस, यस, इनके अलावा आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडसइंड, सारे के सारे लाल निशान में। पीएसयू बैंक भी पीछे नहीं थे। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए 5.5% का बड़ा कट। ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर जो कि अपना अच्छा वजन रखते हैं निफ्टी में, ओएमसीज और ये दोनों ही ऑयल एंड गैस के स्पेस के शेयर। ओएनजीसी, रिलायंस में भी काफी मार पड़ी। वहीं ओएमसीज में एचपीबीपी, आईओसी भी कमजोर होते हुए दिखे। पावर शेयरों में भी टाटा पावर, एनटीपीसी जैसे दिग्गजों में अच्छी खासी गिरावट थी। फार्मा शेयर डिफेंसिव होने के बावजूद आज फिसले। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, वोखार देखिए 7% फिर से आज गिरता हुआ नजर आया, लेकिन मजबूत एक ही स्पेस थी और वो थी आईटी शेयरों की। रुपए की कमजोरी का फायदा उठाया इन्होंने। टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो और इन्फोसिस चारों हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। लेकिन और गिरावट जो आती दिखी वो आईडीएफसी, मारुति जैसे दिग्गजों से थी। एनएमडीसी, हिंडाल्को भी कमजोर थे। वहीं मजबूती की बात करें तो सीमेंट शेयरों में थोड़ी खरीदारी दिखी। एसीसी, अंबुजा और उसके साथ ही बजाज ऑटो जैसे शेयरों में भी आज खरीदारी होती नजर आई।
शुक्रिया। और आखिर बाजार में अभी कितनी गिरावट बाकी है और बाजार में क्या एंट्री का ये सही वक्त है, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के दिग्गज IIFL के निर्मल जैन। निर्मल जी, बाजार में काफी करेक्शन हम देख चुके हैं, तो अब मार्केट को लेकर क्या नजरिया बन रहा है? क्या यहां से एक बाउंस बैक आएगा? और जहां तक मैं समझता हूं मार्केट एक करेक्टिव फेज में है और थोड़े दिन ये करेक्शन और चल सकता है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में करेक्शन है। यहाँ पे लोगों को ये चिंता है कि शायद जो बड़े बड़े बिल हैं वो राज्यसभा में पास नहीं होंगे, पर लंबे या मीडियम टर्म का अगर ट्रेंड देखें तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा बदलाव आया है। अभी भी इंडिया एक अच्छी स्टोरी है और एक अच्छे करेक्शन के बाद मार्केट में हम फिर नए इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे बाजार में आगे और कितनी गिरावट हो सकती है या यहाँ से मार्केट को कुछ सपोर्ट मिलेगा, क्या लगता है आपको? मतलब ये मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहो तो उसके लिए मेरे पास तो कोई सलाह नहीं है, पर अगर आप एक जैसा मैंने कहा कि इस मार्केट में पैसा वही कमा सकता है जो कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया लेके इन्वेस्ट करे। हो सकता है मार्केट यहाँ से 5-7% और भी करेक्ट हो सकता है, आई कैंट रूल आउट द पॉसिबिलिटी, पर मैं समझता हूँ कि एक हेल्दी करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से थोड़ी बहुत डाउनसाइड हो सकती है, मगर पैनिक में बेचने वाला मार्केट ये नहीं है और नहीं लंबे टाइम के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें घबराना चाहिए। और यहाँ से अगर थोड़ा और अच्छा करेक्शन होता है तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी अच्छे स्टॉक्स को फिर खरीदने की। जी बहुत शुक्रिया। डायमेंशन कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव के मुताबिक बाजार में निवेश के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अजय के मुताबिक अभी छोटे मझोले शेयरों में गिरावट बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजी अभी तभी आएगी जब विदेशी निवेशक बाजार में लौटेंगे। 200-300 पॉइंट तो किसी भी टाइम पे ये निफ्टी दे सकती है, बट अभी जो मेजर जो सेल ऑफ जो हमें अभी आया नहीं है, जो आएगा या आ सकता है, वो है जो स्मॉल और जो मिड कैप के अंदर में है, बिकॉज वहां पे अभी भी इतनी सेलिंग नहीं आई है और वहां पे लोकल इन्वेस्टर है। कैपिटलेशन जब होगा, जब वहां पे सेल ऑफ आएगा, उसके बाद में मार्केट थोड़ी सी और फिर स्टेबल होगी एंट्री के लिए। अभी आप इक्का दुक्का स्टॉक अपना चुना स्टॉक जो आप चाहते थे खरीदना, जो इतना एक्सपेंसिव हो गया था, वो आप खरीद सकते हैं, बट अगर मेजर मार्केट एंट्री करनी है तो अभी टाइम नहीं है। और उसका रीजन है कि शेयर प्राइस गिरना अकेला एक रीजन नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ इकोनॉमिक फंडामेंटल में, ग्लोबल में, मार्केट में कुछ तो चेंज होना चाहिए जिससे हमें कंफर्ट लगे कि ठीक है अब हम सही रास्ते चल पड़े हैं। और बुलेटिन में आगे दिखाएंगे Q4 में हीरो क्यों हुआ फ्लॉप। और अब आप भी खेल सकते हैं इंडियन ट्रेडर्स लीग में। क्या है ITL, ये भी देखिए। चौथे तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे अनुमान से भी कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा और मार्जिन दोनों ही अनुमान से ज्यादा घट गए हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 14% गिरा है, जबकि अनुमान 18% तक मुनाफा बढ़ने का था। मार्जिन में पहले ही दबाव था, दबाव का अनुमान था, लेकिन असल में मार्जिन अनुमान से ज्यादा कमजोर है। ये करीब 15% से घटकर 12% के पास आ गए हैं। कंपनी की आय में 4% की बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है। कंपनी ने नतीजों के बाद 30 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी टाइम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में एक बार फिर भावुक हो गए। उनके बचपन के संघर्ष पर पूछे गए सवाल पर मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि गरीबी ने उन्हें दूसरों के लिए जीने को प्रेरित किया और वहीं दूसरी ओर उन्होंने साफ किया कि उनकी सरकार धार्मिक भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका और भारत स्वाभाविक साथी है। साथ ही उन्होंने भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधरने की उम्मीद भी जताई है। दोनों देश अपने रिश्तों को लेकर ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। मोदी सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है। ऐसे में लोगों का फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सबसे पसंदीदा मंत्रालय रेलवे पर जरूर रहेगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेलवे को पटरी पर लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेल मंत्रालय की चुनौतियां क्या हैं और आगे मंत्रालय की क्या प्राथमिकताएं होंगी, इस पर हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने सुरेश प्रभु से खास बातचीत की। जिम्मेदारी है कि पैसेंजर, जो हमारे जो कस्टमर है, पैसेंजर दोनों, उनको ज्यादा से ज्यादा उचित सेवा देना। जो खान पान से होगी, साफ सफाई होगी, सेफ्टी होगी, महिलाओं के लिए सुरक्षितता होगी, ये सभी चीजों के ऊपर है। दूसरी चीज है हमारा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। हमारे ये जो रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे चलने वाले इंजन है, इसके लिए अंदर का डिजाइन है, इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को भी हमने वो काम दिया है। तो ये मैं मानता हूँ ये दूसरी चीज मॉडर्नाइजेशन। तीसरी चीज है कि किसी भी तरह से हमें रेलवे को एक चलने वाले रेलवे की, जब रेलवे चलेगी उसमें फाइनेंशियल वायबिलिटी भी होनी चाहिए। नहीं तो रेलवे क्या हर जगह अपने हम ताकतवर नहीं रहेंगे तो कैसे बनेगी। तो इसके लिए रेल का
कारोबार बढ़ेगा, रेल काफी ले आएगी। तो वो ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए रेलवे के ऑपरेशन में। और अब आपकी जेब में होगा बैंक, आखिर क्या है एसबीआई का डिजिटल प्लान? और अब आप भी खेल सकते हैं इंडियन ट्रेडर्स लीग। क्या है आईटीएल, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई भी अब पेटीएम जैसा वॉलेट लॉन्च करने जा रहा है। इसी महीने ये ई वॉलेट लॉन्च हो जाएगा और इससे किस तरह की सुविधा मिलेगी बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रही है हमारी संवाददाता कविता कृष्णन। कविता, एसबीआई न्यू एज बैंकिंग में यहां उतरने की तैयारी कर रहा है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, महीने भर में लॉन्च करने की बात है इस प्रीपेड ई वॉलेट को, और ये कुछ पेटीएम की तरह ही काम करेगा। यानी आपको इसमें एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा जो आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर पाएंगे, और फिर आप इसे रेडियो टैक्सी का भाड़ा भरने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे ई कॉमर्स साइट पर शॉपिंग कर सकते हैं, आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, यहां तक कि मनी ट्रांसफर भी आप कर पाएंगे। इनफैक्ट ये जो है एसबीआई का डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स पर बढ़ते जो फोकस है उसका ही एक अंश है। इनफैक्ट एसबीआई के सीएमडी चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने आज हमें बताया कि नॉन कैश ट्रांसफर पर अब बैंक जो है जोर बढ़ा रही है। ग्राहकों का फायदा है इसमें, बैंक का फायदा है क्योंकि ये उनके लिए सस्ता है, और 1 लाख करोड़ का सिर्फ ई कॉमर्स मार्केट है जिसे वो टैप कर सकते हैं। इसीलिए भी जो है बैंक इस तरह के प्रोडक्ट्स ला रहा है। इनफैक्ट कई तरह के प्रोडक्ट्स अब लेकर आएंगे, सिर्फ डिजिटल वॉलेट ही नहीं, कई तरह के प्रोडक्ट लेकर आएंगे जिसके लिए कंपनियों से उनकी बातचीत भी जारी है। लेकिन साफ तौर पर जो डिजिटल वॉलेट होगा वही सबसे अहम होगा, क्योंकि इस स्पेस में पहले से बैंक के जो कॉम्पिटिटर्स है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक वो पहले से मौजूद है। तो साफ तौर पर डिजिटल वॉलेट जो एसबीआई लेकर आएगा, महीने भर में लेकर आएगा, उनके लिए काफी अहम प्रोडक्ट रहेगा। जी शुक्रिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज एसबीआई प्लेटिनम रुपे कार्ड भी लॉन्च किया। एसबीआई रुपे प्लेटफॉर्म पर प्लेटिनम डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला बैंक है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी एपी होता ने इस मौके पर बताया कि रुपे अब 2 लाख एटीएम्स, 10 लाख पीओएस मशीन्स और ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर मान्य है। उन्होंने बताया कि अब एनपीसीआई समय समय पर नए प्रोडक्ट लॉन्च करता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2 महीनों में कई और बैंक प्लेटिनम कार्ड लॉन्च करेंगे, साथ ही जुलाई तक रुपे अंतर्राष्ट्रीय कार्ड भी जारी कर देगा। अभी पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस में अभी हमारा जो स्विचिंग फी है वो करीब 1/3 ऑफ मास्टर कार्ड एंड वीजा और एक रुपए में होता है, रुपी ट्रांजैक्शंस होता है। ये वो जो फॉरेन करेंसी में देना नहीं पड़ता है। सो ये कॉस्ट एडवांटेज तो जरूर है। अब स्टॉक मार्केट में बिजनेस करें अपनी मातृभाषा में। जी हां, अब 11 अलग भारतीय भाषाओं में आप बाय और सेल कर पाएंगे जल्द लॉन्च होने वाले एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए। इस ऐप को एचडीएफसी सिक्योरिटी ने स्टार्टअप कंपनी रेवरी के साथ मिलकर बनाया है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए अंग्रेजी का दबदबा खत्म होने जा रहा है। इसकी पहल कर रही है एचडीएफसी सिक्योरिटी, वो भी मोबाइल ऐप के जरिए। दूर दराज के निवेशकों तक पहुंचने के लिए इस ब्रोकिंग हाउस ने स्टार्टअप कंपनी रेवरी के साथ मिलकर एक मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप बनाया है जिससे आप अपने भाषा में स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। ये बॉम्बे बिनो दिल्ली के लिए ये नहीं बनाया गया है, ये बनाया गया है खासकर बिहार के लिए, झारखंड के लिए, उड़ीसा के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए ये बनाया गया है इसीलिए कि जो पॉपुलेशन हम आम तौर तक रीच नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैंग्वेज लिमिटेशंस, ये बनाए उनके लिए गया है। तो ये नेशन वाइड लॉन्च रहेगा। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध इस फ्री ऐप से आप हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसे भाषाओं में ट्रेड कर पाएंगे। इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। डाउनलोड करके लॉगिन करने के बाद आप इस मेनू के जरिए अपने पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं। चुनते ही आपको एक होम स्क्रीन मिलेगा जिसमें मार्केट का ताजा हाल आपको चुने हुए भाषा में नजर आएगा। इसके सर्च ऑप्शन में आप स्टॉक्स चुन सकते हैं, इन पर भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसके बाद आप चाहे तो उसी भाषा में खरीदने बेचने का कमांड भी दे सकेंगे। ये जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लोकल लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। सिर्फ इसका एक पार्ट सॉल्व करके यूज नहीं है, उसका इनपुट का एक प्रॉब्लम है, बाद में पब्लिशिंग का प्रॉब्लम है, बाद में ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन का।
तो हम इस सभी प्रॉब्लम्स को जॉइंट सॉल्व करके एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म में बनाया है, जिससे कोई भी बिजनेस को अपना बिजनेस एक्सटेंड करना है बियॉन्ड इंग्लिश टू अ हिंदी मार्केट, टू अ गुजराती मार्केट, इसलिए क्रिएट ए हिंदी लैंग्वेज इंटरनेट बिजनेस वो कर सकते हैं। HDFC सिक्योरिटीज का भी यही स्ट्रैटेजी है। महीने के अंत तक इस ऐप को कंपनी ऑफिशियली लॉन्च करेगा और उन्हें उम्मीद है कि इस एक मोबाइल ऐप से अगले 3 साल में वो अपना कस्टमर बेस 2 गुना करने में कामयाब होंगे। कविता कृष्णन, मुंबई। आवाज लगातार आपको उत्साहित और प्रेरित करता है निवेश करने के लिए। वजह यह है कि हम मानते हैं कि पैसा हाथ का मैल नहीं, चेहरे की मुस्कुराहट है। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम एक्ट नाउ के जरिए भी हमारी कोशिश है कि रोज नए लोग आर्थिक तौर पर सक्षम होने के लिए देश के फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े। इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है ये खास खेल जो 19 मई से शुरू हो रहा है, इंडियन ट्रेडर्स लीग। क्या है ये खेल और क्या है इसके रूल, आइए आपको बताते हैं। मैं वो लोगों के जहन से निकालना चाहता हूं पैसा कमाना बुरी बात है, ऐसा माना जाता था। कर्ज समझते थे कि अगर आप बोलो कि मेरे पास बहुत पैसा है, पर मैं कहता हूं कि पैसा कमाना अच्छी बात है। शेयर बाजार में हाथ आजमा चुके कपिल देव ने सैमको वेंचर्स के साथ मिलकर इंडियन ट्रेडर्स लीग लॉन्च की। जीतने के लिए खेलने वाले कपिल देव इसके प्रमोटर्स में से एक हैं और इनका मानना है कि लोगों को पैसे निवेश करने चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। आप बैंक में या ड्रॉ में नहीं रखो, आप उसका बेहतर इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि उसमें कंट्री की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि अगर आज से 50 साल पहले होता तो लोग अपने पास अपने घरों में पैसे रखते थे, फिर बैंकिंग आई, बैंक में चैनलाइज शुरू हुआ, तो कंट्री की ग्रोथ पता चलती है। जब स्टॉक मार्केट में लोग पैसा डालते हैं तो कंट्री की ग्रोथ होती है। ऑनलाइन खेले जाने वाली इस लीग में हिस्सा लेने के लिए आपको www.indiantradingleague.com पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा और ट्रेडिंग के लिए उसमें 25,000 रूपए एलोकेट करने होंगे। इस लीग को शुरू करने वाले जिमित मोदी ने शेयर बाजार में अपने पहले कदम 14 साल की उम्र में रखे थे। बाजार में फायदा और नुकसान उठाने के बाद जिमित ने अपने अनुभव से सीखा और आज ये लीग लॉन्च की। 4 टाइप की कैटेगरीज बनाई है। एक ट्रेडर्स की कैटेगरी जो डे इन डे आउट डेली ट्रेडिंग करते हैं कैश मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, करेंसीज में। एक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी जो कोई भी लेवरेज ट्रेडिंग नहीं करते, केवल अपने शेयर लेते हैं बेचते, सिंपल, सो इन्वेस्टर्स की कैटेगरी बनाई है। एक कमोडिटी ट्रेडर्स की कैटेगरी बनाई है जो हार्डकोर कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं। और एक वुमेन्स कैटेगरी बनाई है टू एनकरेज मोर एंड मोर वुमेन टू पार्टिसिपेट इन दिस मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। हर लीग को जीतने वाले के लिए अलग इनाम रखे गए हैं। द विनर ऑफ द इंडियन ट्रेडिंग लीग उनको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा और उनको $1 मिलियन मैनेज करने का मौका मिलेगा। द विनर ऑफ द इंडियन कमोडिटीज लीग विल गेट अ कैश प्राइज ऑफ 10 लाख रुपए एंड से द वुमेन्स लीग विनर विल गेट 100 grams ऑफ गोल्ड एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिफिकेशन। लीग के दौरान इनाम हर हफ्ते हर महीने भी दिए जाएंगे और साल के विनर को मिलेगी ये ट्रॉफी। सैमको इसके जरिए ट्रेडिंग और निवेश को एक नया अंदाज देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक खास डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल भी बनाया है जिसमें आपको कितने भी बड़े ट्रेड के लिए ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपए देनी होगी। श्वेता भंद्राल, मुंबई। और ब्रेक के बाद लोकसभा में फूड पार्क के बहाने राहुल ने पीएम पर कैसे साधे तीर, बताएंगे आगे। और राहुल के वार पर सरकार का पलटवार, दोनों खबरें इस ब्रेक के बाद। अमेठी में फूड पार्क को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। लोकसभा में बोलते हुए राहुल ने कहा कि मोदी बदलाव की नहीं बदले की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फूड पार्क किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे जरूरी वायदा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी का होता है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। लोकसभा में राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि राहुल की जानकारी आलू के बारे में थोड़ी कम है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने सरकार का बचाव करते हुए पिछली सरकार पर जमकर वार किए। हालांकि उन्होंने अमेठी फूड पार्क मामले की जांच का आश्वासन भी दिया। श्री राहुल गांधी जी ने यह कहा कि 2 रुपये का आलू
जब उसकी चीज तैयार होती है तो 10 रुपए की दर से बिकती है, कम जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं 2 रुपए किलो की आलू का चीज 50 रुपए 75 रुपए में एक पैकेट मिलता है। जहां तक इस मेगा फूड पार्क का प्रश्न है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सम्मानित सदस्य ने उसे उठाया है, तो इस मामले को मैं दिखवाऊंगा। अमेठी में राहुल गांधी से चुनावी मुकाबला कर चुकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने फूड पार्क के मुद्दे पर राहुल को ही घेर लिया। स्मृति ईरानी ने राहुल से ही पूछा कि वो फूड पार्क के लिए इतने सीरियस थे तो बताएं कि पार्क के लिए उन्होंने क्या और कितनी कोशिशें की। साल 2013 में जनता को भ्रमित करते हुए एक शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया गया। क्या इस वक्त उस सांसद को इस बात का एहसास नहीं था कि इस प्रोजेक्ट को गति नहीं मिल रही है, बल्कि ये प्रोजेक्ट अपने आप में इम्प्लीमेंट होने की स्थिति में ही नहीं है? प्रश्न ये उठता है कि क्या वो काम भ्रमित करने की राजनीति नहीं थी? छुट्टियों से लौटकर नया अवतार धारण किए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब ट्विटर पर दस्तक दे दी है। बुधवार को @office of RG हैंडल से उनका अकाउंट बनाया गया। उनका पहला ट्वीट गुरुवार को आया, लेकिन उससे पहले ही उन्हें 10,000 लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पहले से ही कई नेता ट्विटर पर मौजूद हैं, लेकिन राहुल ने ट्विटर पर अपना अकाउंट अब बनाया है। और 119 साल का हुआ ब्रांड गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज से एक्सक्लूसिव बातचीत आगे। और गूगल कर सकता है अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन का जल्द उसे लॉन्च। पूरी डिटेल इस ब्रेक के बाद। अमेठी में फूड पार्क को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। लोकसभा में बोलते हुए राहुल ने कहा कि मोदी बदलाव की नहीं बदले की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फूड पार्क किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे जरूरी वायदा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी का होता है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। लोकसभा में राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि राहुल की जानकारी आलू के बारे में थोड़ी कम है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने सरकार का बचाव करते हुए पिछली सरकार पर जमकर वार किए। हालांकि उन्होंने अमेठी फूड पार्क मामले की जांच का आश्वासन भी दिया। श्री राहुल गांधी जी ने यह कहा कि 2 रुपये का आलू जब उसकी चीज तैयार होती है तो 10 रुपए की दर से बिकती है, कम जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं 2 रुपए किलो की आलू का चीज 50 रुपए 75 रुपए में एक पैकेट मिलता है। जहां तक इस मेगा फूड पार्क का प्रश्न है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सम्मानित सदस्य ने उसे उठाया है, तो इस मामले को मैं दिखवाऊंगा। अमेठी में राहुल गांधी से चुनावी मुकाबला कर चुकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने फूड पार्क के मुद्दे पर राहुल को ही घेर लिया। स्मृति ईरानी ने राहुल से ही पूछा कि वो फूड पार्क के लिए इतने सीरियस थे तो बताएं कि पार्क के लिए उन्होंने क्या और कितनी कोशिशें की। साल 2013 में जनता को भ्रमित करते हुए एक शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया गया। क्या इस वक्त उस सांसद को इस बात का एहसास नहीं था कि इस प्रोजेक्ट को गति नहीं मिल रही है, बल्कि ये प्रोजेक्ट अपने आप में इम्प्लीमेंट होने की स्थिति में ही नहीं है? प्रश्न ये उठता है कि क्या वो काम भ्रमित करने की राजनीति नहीं थी? छुट्टियों से लौटकर नया अवतार धारण किए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब ट्विटर पर दस्तक दे दी है। बुधवार को @office of RG हैंडल से उनका अकाउंट बनाया गया। उनका पहला ट्वीट गुरुवार को आया, लेकिन उससे पहले ही उन्हें 10,000 लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पहले से ही कई नेता ट्विटर पर मौजूद हैं, लेकिन राहुल ने ट्विटर पर अपना अकाउंट अब बनाया है। और 119 साल का हुआ ब्रांड गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज से एक्सक्लूसिव बातचीत आगे। और गूगल कर सकता है अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन का जल्द उसे लॉन्च। पूरी डिटेल इस ब्रेक के बाद।
मोदी सरकार 9 मई को 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। आइए जानते हैं क्या है इन योजनाओं में खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को कोलकाता में 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लॉन्च करेंगे। पेंशन और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी इन 3 स्कीम्स का मकसद देश के हर नागरिक तक इंश्योरेंस का फायदा पहुंचाना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख का एक्सीडेंट कवर होगा और इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपए होगा। दुर्घटना में मौत या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सालाना 330 रुपए के प्रीमियम में 2 लाख रुपए का लाइफ कवर मिलेगा और इसका फायदा 18 से 50 साल तक की उम्र वाले उठा सकेंगे। इसमें किसी भी वजह से मौत होने पर पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये दोनों बीमा योजनाएं एक साल के लिए होंगी और ये 1 जून से शुरू होकर अगले साल 31 मई तक चलेंगी। इन्हें हर साल रिन्यू कराना होगा और रिन्यूएबल फॉर्म्स 31 अगस्त तक भरे जा सकेंगे। अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसके तहत 60 साल की उम्र से व्यक्ति को 1000 से 5000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। इस योजना का हिस्सा 18 से 40 वर्ष के लोग बन सकते हैं। इसमें प्रीमियम आपकी पेंशन की जरूरत और उम्र पर निर्भर करेगा। प्रति 1000 पेंशन के लिए न्यूनतम प्रीमियम 42 रुपए और अधिकतम प्रीमियम 291 रुपए होगी। इन तीनों स्कीम्स का मकसद देश के हर नागरिक को इंश्योरेंस और पेंशन की सुरक्षा देना है। रोहन सिंह, दिल्ली। देश का होम अप्लायंस और कंज्यूमर गुड्स ब्रांड गोदरेज भी ई कॉमर्स में अपना दखल बढ़ाने जा रहा है। साथ ही कंपनी रूरल क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। गोदरेज ग्रुप के 119 साल पूरे होने के मौके पर गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी संवाददाता शिवानी खरत ने। गोदरेज आज के दिन अपना 119th बर्थडे मना रहा है और इसी मौके पर मेरे साथ है आदि गोदरेज। कांग्रेचुलेशंस, 119 इयर्स। किस कैटेगरी का सबसे ज्यादा योगदान रहा है इस 119 इयर्स की जर्नी में? खास करके हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी तरह फैले हैं। 60 करोड़ लोग हमारे प्रोडक्ट्स हर रोज वापरते हैं और मैं आशा रखता हूं कि ये नंबर बढ़ता जाएगा। और दूसरे भी बिजनेसेस में हम काफी सफलता पाई है सालों में। रियल एस्टेट, एग्री बिजनेसेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। किन कैटेगरीज पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा? सभी कैटेगरीज पे फोकस रहेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिजनेस, ड्यूरेबल्स और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रियल एस्टेट और एग्री प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान रहे। फिलहाल रूरल का कितना कंट्रीब्यूशन है गोदरेज कंज्यूमर गुड्स के? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में लगभग 30% हमारा सेल्स रूरल इंडिया से आता है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वो रेशियो कम रहता है। पिछले 1 या 2 साल में ई कॉमर्स काफी तेजी से बढ़ा है हमारे देश में, तो गोदरेज उस एरिया में अभी कितना फोकस कर रही है और आगे चलकर कितना फोकस होगा? ई कॉमर्स जरूर हमारा एक मार्केटिंग रूट रहेगा। हम सब ई कॉमर्स साइट्स पे हमारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। गोदरेज नेचर्स बास्केट जो हमारा गुरमे फूड रिटेलिंग आउटफिट है, उसमें हमने एक ई रिटेलर को खरीदा है जो इंटीग्रेट होगा उसके साथ, और ई रिटेलिंग पे ध्यान बढ़ता जाएगा। जीएसटी को लेकर आप क्या राय रखते हैं? आपकी राय जानना चाहूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है इंडिया में। जीएसटी से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ लगभग 2% बढ़ेगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, और मैं समझता हूं कि इससे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत फायदा रहेगा। और मैं बहुत खुश हूं कि ये लोकसभा में कल बिल पास हुआ है। ब्लैकबेरी ने आज देश में अपना ब्लैकबेरी लीप स्मार्टफोन पेश किया। 5 इंच के HD स्क्रीन का ये स्मार्टफोन खासतौर पर युवा स्टार्टअप्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज क्वालकॉम प्रोसेसर, 2 GB रैम और 16 GB की इंटरनल मेमोरी है, जिसे SD कार्ड के जरिए 128 GB तक एक्सपेंड भी किया जा सकता है। साथ ही 8 मेगापिक्सल रियर और 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस प्रोफेशनल स्मार्टफोन में ब्लैकबेरी असिस्ट और ब्लैकबेरी हब प्री इंस्टॉल किए गए हैं। यह स्मार्टफोन देश में अगले हफ्ते मंगलवार से सभी रिटेल स्टोर्स पर मिलेगा। कंपनी ने फिलहाल ब्लैकबेरी लीप की कीमत का खुलासा नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि स्मार्टफोन की कीमत देश में करीब 20,000 रुपए के आसपास होगी। स्पेसिफिकली लीप ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है हमारी लैंग्वेज में उन्हें पावर यूजर्स कहते हैं, राइट, जो अर्ली अडॉप्टर्स नहीं हैं बट
लोग जो काफ़ी टेक savvy हैं वो अंडरस्टैंड कि डिवाइस क्या कर सकता है उनके लिए, जो प्रोडक्टिविटी टूल कहते हैं. पीपल लाइक हु आर रनिंग स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस. खबरें हैं कि गूगल अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन का ऐलान जल्द ही कर सकता है. इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे टेक गुरु अभिषेक तेलंग. अभिषेक, बताएं कि कब तक लॉन्च हो सकता है ये और इसमें क्या नया होने की उम्मीद है? देखिए, नया तो बहुत कुछ होगा. हर बार की तरह गूगल अपने सालाना गूगल I/O इवेंट में इसका ऐलान कर सकता है. हालांकि गूगल की तरफ से ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है, पर I/O इवेंट की जो शेड्यूल है ऑनलाइन, उसमें एंड्रॉयड M का जिक्र किया गया है. जाहिर सी बात है, एंड्रॉयड L या लॉलीपॉप के बाद अब अगला तो एंड्रॉयड M का ही नंबर है. अब इसमें नया क्या हो सकता है? देखिए, गूगल की कोशिश होगी कि अब वो हमारी पर्सनल लाइफ के साथ हमारी ऑफिस लाइफ में भी एंट्री मार ले, जहां अब भी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इवन ब्लैकबेरी की पैठ है. तो एंड्रॉयड M में ढेरों एंटरप्राइज फीचर्स होने की काफी उम्मीद है. दूसरी चीज, गूगल आज हर जगह है. हमारे ब्राउजर में है, फोन में है, मैप्स में है, सर्च में है, इवन कास्ट में भी है. सो गूगल की कोशिश होगी कि इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से अपने पूरे इकोसिस्टम को एक साथ बांध कर रखा जाए. इसके अलावा गूगल के वॉइस असिस्टेंट गूगल नाउ को भी और स्मार्ट बनाया जा सकता है, जिससे वो दूसरे थर्ड पार्टी एप्स भी कंट्रोल कर सके. पर यहां गूगल के सामने एक चैलेंज है. एंड्रॉयड का पिछला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड लॉलीपॉप अभी दुनिया के सिर्फ 10% स्मार्टफोन में ही है. ऐसे में नया ऑपरेटिंग सिस्टम लाकर कहीं गूगल लॉलीपॉप की उम्र कम ना कर दे. खैर, तब तक आप और हम जैसे लोग गेस लगाते हैं कि इस बार एंड्रॉयड के नाम में कौन सी मिठाई छुपी होगी. L से तो लॉलीपॉप था, तो M से मार्शमैलो होगा या फिर M से मफिन्स होगा. आपको क्या पसंद है? हमें क्या पसंद है? M से मुझे तो अगर भारतीय भाषा में पूछे तो मलाई पसंद है. आई थिंक मैं मफिन्स प्रेफर करूंगी. चलिए, तो मफिन्स या मलाई में से देखते हैं क्या होता है. तो इसी के साथ आवाज एट 9 का सिलसिला आज यहीं खत्म करेंगे. हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार. कैसा रहा मोदी सरकार का पहला साल? मोदी सरकार ने एक साल में बहुत बड़ी उपलब्धियां की है. हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश का नेतृत्व करते समय एक कॉमन आदमी, गरीब, किसान, मजदूर, उनकी भी तकलीफों को ध्यान में रखते हुए सरकार चलाने की कोशिश की है. तो मैं मानता हूं उनकी उपलब्धियां ये जब तक हमारी लोगों तक, जिनके लिए ये काम किया जा रहा है, उन तक नहीं पहुंचती, इसके लिए आवाज, हमारा आवाज वहां तक पहुंचाएगा, इसे उम्मीद करता हूं. आम लोगों से लेकर मार्केट और इंडस्ट्री के सवालों का जवाब देंगे मोदी के दिग्गज मंत्री, एक मंच पर एक साथ. मोदी सरकार की पहली सालगिरह पर आवाज की खास पेशकश. मीट मोदीज मिनिस्टर्स, शुक्रवार शाम दिल्ली से लाइव, सिर्फ CNBC आवाज पर.